हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 28 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उसका डिटेल्ड एमसीक्यू फॉर्मेट में क्विज के माध्यम से सारी चीजें वहां पर उपलब्ध है। उसका डिटेल्ड आंसर भी आपको मिलता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर, इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन कर रखा है। नवंबर महीने का मासिक पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस नवंबर महीने के मासिक पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिलती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर डेली आपको शाम को 7:30 वीडियो क्लास तो मिल ही जाती है, ठीक है। और प्रतिदिन आपको क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि शेयर की जाती है। डेली एमसीक्यू टेस्ट होता है आपका, ठीक। महीने के अंत में 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट आपसे लिया जाता है। महीने के अंत में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, और ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि हमारा पूरा कोर्स बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप जाके इस कोर्स को इस वीडियो के पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। महज 25 रुपये में इस कोर्स का प्राइस रखा गया, मतलब इस पैकेज का प्राइस रखा गया। और वो 25 रुपये भी आपको पे नहीं करना, आपके वॉलेट में कॉइन होगा तो उस कॉइन को आप यूज करिएगा। और कॉइन को यूज करने के बाद ये मूल्य 18 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं। 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप करंट अफेयर पूरे महीने की तैयारी कर सकते हैं आसानी से घर बैठे, और अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखा जाए तो ये क्लास यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ऑपरेशन पवन की पहली आधिकारिक स्मृति समारोह। अब ये जो ऑपरेशन पवन है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ऑपरेशन पवन महत्वपूर्ण है, आगे हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन पवन के बारे में। जो विभिन्न ऑपरेशन अभियान इत्यादि होते हैं, चाहे वो पहले के ऑपरेशन चलाए गए हो पूर्ववर्ती, जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन बंदर, ये सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। और पिछले 1 साल के जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ऑपरेशन अभियान होते हैं वो सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए यहाँ पर एक एक कर चर्चा करते हैं। ऑपरेशन पवन की पहली आधिकारिक स्मृति समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन पवन के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जो श्रीलंका में 1987 में मिशन की पहली आधिकारिक स्मृति समारोह थी, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए जो 1987 में श्रीलंका में जो लिट्टे मतलब वहां पर समूह था, लिट्टे समूह के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में संचालित किया गया था, 1987 का ये मिशन था। उसकी पहली बार आधिकारिक स्मृति समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर चर्चा करें, यह ऑपरेशन 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 1987 के बीच संचालित किया गया था, जिसमें लिट्टे उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए सैकड़ों सैनिक शहीद और हजारों सैनिक घायल हुए थे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। समारोह में परमवीर चक्र विजेता मेजर आर परमेश्वरन सहित बहादुर सैनिकों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन पवन क्षेत्र में भारत की सैन्य एवं कूटनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर है नई चेतना 4.0 राष्ट्रीय अभियान का चौथा संस्करण। ये जो नई चेतना अभियान है इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। तो भारत सरकार ने नवंबर 2025 में नई चेतना 4.0 राष्ट्रीय अभियान का चौथा संस्करण शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने, उनकी सुरक्षा करने, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। अब यहां पर ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन जो नई चेतना है 4.0 किसके लिए संचालित किया जा रहा है। आप मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1, जो भारतीय समाज वाला टॉपिक है ना, इंडियन सोसाइटी, समाज वाले टॉपिक में एक पॉइंट दे रखा है महिलाएं, ठीक है। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं से संबंधित जो पॉइंट पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको इस पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं नई चेतना को, कि जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उसके द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सम्मान तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ऑपरेशन नई चेतना या नई चेतना राष्ट्रीय अभियान संचालित की जा रही है। वर्ष 2025 में इसका चौथा संस्करण संचालित किया गया। एक लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे करंट से रिलेट करके, तो वो क्वेश्चन आपका उसमें वैल्यू एडेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वो क्वेश्चन अन्य लोगों की अपेक्षा बेहतर, ज्यादा दिखने, मतलब ज्यादा बेहतर दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे। चलिए देखते हैं। इस महीने भर चलने वाले अभियान की शुरुआत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। अभियान दीनदयाल उपाध्याय एनआरएलएम के तहत लागू किया गया था, ठीक है।
DNRLM के तहत लागू किया जा रहा है और इसमें 11 केंद्रीय मंत्रालय शामिल होंगे। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं। यह पहल 23 दिसंबर 2025 तक चलेगी और इसका लक्ष्य 10 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़कर एक हिंसा मुक्त तथा समावेशी ग्रामीण समाज का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो यह नई चेतना 4.0 राष्ट्रीय अभियान संचालित किया जा रहा है और इसका चौथा संस्करण था इस बार। आगे देखते हैं, 72वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2025 में सर्वश्रेष्ठ लाभकारी बैंक। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ लाभकारी बैंक जो है इसका पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, तो बेलगावी स्थित रानी चेन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक है, इसको 72वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2025 में सर्वश्रेष्ठ लाभकारी बैंक का पुरस्कार मिला है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स 2026 यूपीपीसीएस में जो होने वाला है उसके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स देखा जाए आपकी परीक्षा, ठीक है, इसमें भी लगभग 900 प्लस सीटें होने वाली है, 900 प्लस सीट होने वाली है। हालांकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है 2025 वाला वो भी मंगलवार तक संभवतः आ जाएगा और मंगलवार को रिजल्ट आने के बाद उसमें भी करीब 916 के आसपास सीटें हैं और कट ऑफ वगैरह कितना जाता है वो तो अभी पता नहीं है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन संभवतः मंगलवार तक उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और प्रीलिम्स 2026 में भी 900 प्लस सीटें रहने वाली हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आप अच्छे से तैयारी करें प्रीलिम्स के लिए भी। साथ ही साथ बिहार पीसीएस में देखा जाए तो आज न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि अगले 1 साल में बिहार सरकार 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है और उसके लिए नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों से कहा भी है कि संबंधित जो एजेंसियां हैं, ठीक है, उनको जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों की सूचना तत्काल देने का आदेश दिया गया है, वो भी दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जो रिक्तियां हैं उनको रिक्तियों को दे दिया जाएगा और उसके बाद कैलेंडर तैयार किया जाएगा, कौन सी वैकेंसी है, कौन सी सारी चीजें हैं, उसका ब्यौरा पब्लिक किया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। तो बिहार में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है और यूपी में भी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि चुनाव का साल है और चुनाव के साल में अच्छी वैकेंसियां आती हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो आप 2026 को, जिन लोगों का प्रीलिम्स 2025 खराब हुआ है, वो 2025 को 26 को टारगेट करके और एकदम से डेडिकेट होके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से तैयारी करें और सभी का प्रीलिम्स निकलना चाहिए इस बार। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर चर्चा करें, जो सर्वश्रेष्ठ लाभकारी बैंक है उसका सम्मान किसको मिला है, तो रानी चेन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक को मिला है 72वें ऑल इंडिया इंडियन कोऑपरेटिव वीक 2025 के दौरान। यह सम्मान कर्नाटक स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन के द्वारा हावेरी में दिया गया है। बैंक के अध्यक्ष प्रीति के डोड्डावाड और उपाध्यक्ष रूपा जे मुनावली को पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, ये उपलब्धि बैंक की मजबूत नेतृत्व, कर्मचारियों की मेहनत और महिला उद्यमियों को सशक्त करने तथा समावेशी बैंकिंग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे चर्चा करते हैं। 4 उन्नत क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब ये 4 उन्नत क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित की जाएगी, कहां पर स्थापित की जाएगी, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने क्वांटम तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु में 720 करोड़ रुपए की लागत से 4 क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी में उत्तर प्रदेश, अगर यूपी स्पेशल के संदर्भ में देखा जाए तो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से तो आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जा रहा है ये क्वांटम फैब्रिकेशन सुविधा। ठीक है, और यहां पर देखा जाए पूरे भारत में 4 स्थापित किए जाएंगे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु में। 720 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। यहां पर देखा जाए तो ये अत्याधुनिक केंद्र क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मटेरियल्स पर काम करेंगे और देश की शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योगों को खुले करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कदम क्वांटम तकनीकी में भारत की आत्मनिर्भरता, घरेलू नवाचार और क्वांटम हार्डवेयर विशेषज्ञों की नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे चर्चा करें। देश को मिला पहला निजी रॉकेट विक्रम-1। अब ये विक्रम-1 जो रॉकेट है ये देश का पहला निजी रॉकेट है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है, तो विक्रम-1 इसका नाम है। यहाँ पर देखें तो भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है, जिसे हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया। तो महत्वपूर्ण ये है कि जो विक्रम-1 है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, ये हैदराबाद स्थित कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, उसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। यहाँ पर देखें तो ये रॉकेट कम लागत वाले लॉन्च बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, जो कम लागत वाले यानी कि जो विभिन्न छोटे छोटे देश हैं वो अपने रॉकेट प्रक्षेपित करना चाहते हैं, तो
अपने रॉकेट अब भारत से प्रक्षेपित करवा सकते हैं। और निजी क्षेत्र, जो भारत का निजी क्षेत्र है, वो भी देखा जाए जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, फिर उसके बाद ब्लू ओरिजिन है जेफ बेजोस की कंपनी, तो टेस्ला, और फिर उसके बाद जो ब्लू ओरिजिन है, उनकी टक्कर देने के लिए भारत ने यहाँ पर देखा जाए, भारत की कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसकी यहाँ पर भारत इसके द्वारा विकसित किया गया है पहला रॉकेट विक्रम 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रॉकेट कम लागत वाले लॉन्च बाजार पर ध्यान में रखकर बनाया गया है। 40 से 50 करोड़ रुपए की लागत पर तैयार होकर 2026 में शुरुआत में इसको लॉन्च होने की योजना है। ठीक है, 20 मीटर लंबा, 1.7 मीटर व्यास वाला यह रॉकेट 350 किलोग्राम पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण इसका इंजन लगभग 40% सस्ता है और रॉकेट का वजन भी 50% तक कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो विक्रम 1 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे 24 घंटे के भीतर किसी भी लॉन्च साइट से असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। तो ये जो विक्रम 1 है, विक्रम 1, इसे लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह एलन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की भारी और पुनः प्रयोग योग्य रॉकेटों से अलग हल्के कम लागत वाले रॉकेटों के बाजार को अपना लक्ष्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा है कि भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों तेजी से विस्तार हो रहा है और अब आज देश के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप नई संभावनाएं खोल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको मैंने पढ़ाया भी था कि जो विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा तो वहां पर ये असम में बहुविवाह निषेध विधेयक पेश किया जाएगा। तो अब देखा जाए, असम में बहुविवाह निषेध विधेयक पेश किया गया और उसे पास भी कर दिया गया है। चर्चा करते हैं। असम विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पास कर दिया गया है, जिसके तहत बहुविवाह यानी कि एक से अधिक शादी करना अब अपराध माना जाएगा। इस कानून के तहत कुछ सीमित अपवादों को छोड़कर बहुविवाह करने पर अधिकतम 10 साल की सजा होगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कितने की सजा होगी, तो 10 साल की सजा होगी। ठीक है, ये कानून हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों पर लागू होंगे, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय और छठी अनुसूचित क्षेत्रों में इसमें कुछ छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अपवाद स्वरूप याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय और जो छठवीं अनुसूची है उसमें शामिल जो लोग हैं, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को कुछ छूट प्रदान की गई है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। श्री राम की सबसे ऊंची कांसे की बनी प्रतिमा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि भगवान श्री राम की सबसे ऊंची कांसे की बनी प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है। कहां पर इसका अनावरण किया गया, यह महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को यानी कि आज ही के दिन देखा जाए कर्नाटक और गोवा के दौरे पर थे और गोवा में कानकोना में स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ में प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि भारत की या विश्व की देखा जाए भगवान श्री राम की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये कांसे से बनी हुई है और इसका अनावरण कहां पर किया गया है, तो इसका अनावरण किया गया है गोवा में। ठीक, चलिए देखें यहाँ पर, तो यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची श्री राम की प्रतिमा है और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रसिद्ध शिल्पकार है राम सुतार, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो राम सुतार के द्वारा, राम सुतार वांजी जो है उन्हीं के द्वारा बनाया गया और इन्हीं के द्वारा, राम सुतार वांजी के द्वारा ही स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा भी बनाई गई थी, उसका निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं। भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाली दीप्ति लीग इतिहास में दूसरी महंगी खिलाड़ी बनी है। ठीक है, जो WPL है, लीग इतिहास मतलब WPL, जैसे IPL होता है ना, तो IPL में बोली लगती है कि कौन सबसे महंगा खिलाड़ी बिका, उसी प्रकार देखा जाए जो WPL है, WPL इसमें देखें तो जो दीप्ति है, दीप्ति शर्मा, ये IPL के मतलब WPL के लीग इतिहास में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है स्मृति मंधाना के बाद, जिनको खरीदा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो विमेंस प्रीमियर लीग के पहले मेगा ऑक्शन में 5 टीमों ने कुल 67 खिलाड़ियों खरीदने पर 40.80 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। ठीक है, भारत की ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा, सबसे महंगी खिलाड़ी बनी इस बार की, जिन्हें उनकी पुरानी टीम यानी कि यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच का उपयोग करते हुए 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और वह स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना को देखा जाए पहले, मतलब इस बार नहीं, इसके पहले देखा जाए स्मृति मंधाना को जो बेंगलुरु की टीम है उसने खरीदा था 3.40 करोड़ों में। ठीक है, और वो लीग इतिहास स्मृति मंधाना के बाद जो दीप्ति शर्मा है, ये लीग इतिहास में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है इसी के साथ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे महंगी खिलाड़ी कौन, स्मृति मंधाना है लीग इतिहास में, इनको 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और वहीं पर दूसरी खिलाड़ी कौन बन गई है, 3.20 करोड़ में खरीदा गया है दीप्ति शर्मा को। किसने खरीदा है, तो यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो विदेशी खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है, इनका नाम है अमेलिया केर, ये सबसे महंगी खिलाड़ी रही है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है।
3 पॉइंट ये कि सबसे महंगी खिलाड़ी अब तक की पूरे इतिहास में कौन सी है WPL के, तो स्मृति मंदाना है। दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी इस बार, यानी कि इस बार की पूछे कि 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी है, तो 2025 की सबसे महंगी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। और विदेशों में देखा जाए, मतलब विदेशी खिलाड़ियों में देखा जाए तो सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही है, तो न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है, नाम क्या है, अमेलिया केयर। इनको मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। चलिए आगे देखते हैं। 10 वर्षीय बोधना शिवानंद ने जीता यूके विमेंस ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप। महत्वपूर्ण हो जाता है, 10 वर्षीय ये मतलब बालिका है बोधना शिवानंद, और इन्होंने यूके विमेंस ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप जीत लिया है। चर्चा करें तो भारतीय मूल की ब्रिटिश बाल शतरंज खिलाड़ी हैं बोधना शिवानंद। यूनाइटेड किंगडम विमेंस ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड के लिमिंगटन स्पा में आयोजित इस प्रतियोगिता में बोधना ने 15 में से 13.5 अंक हासिल कर महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बोधना का जन्म 2015 में लंदन में हुआ था। उनके माता पिता का मूल स्थान देखा जाए तो तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में है वहीं पर पड़ता है। तिरुचिरापल्ली के उनके माता पिता हैं। और बोधना शिवानंद जो है इनका जन्म कहां पर हुआ था, 2015 में लंदन में हुआ था। ठीक है, ये भारतीय मूल की बालिका है जिन्होंने यूके विमेन ब्लिट्ज चैंपियनशिप जीत लिया है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखें तो नासा के दूसरे क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन की शुरुआत हुई है, जो 278 दिनों तक चलेगा और अक्टूबर 2026 तक यह संचालित होगा। इस मिशन के तहत 4 वैज्ञानिक ह्यूस्टन स्थित 1700 वर्ग फुट के मंगल जैसे हैबिटेट में रहेंगे। ठीक है, और इसमें होगा क्या, इसमें मंगल पर चहलकदमी यानी कि मार्क वॉक, साथ साथ फसल उगाने और भोजन प्रणालियों पर प्रयोग किया जाएगा कि मंगल पर किस प्रकार से जो जीवन है उसको संचालित किया जाए, उसी चीज पर यहां पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, यह मिशन भविष्य के मंगल अभियानों के लिए मानव शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद प्रदान करेगा। तो यानी कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग मिशन ये किस ग्रह से संबंधित है, किस ग्रह पर शोध से संबंधित है, तो ये मंगल ग्रह पर शोध से संबंधित है। ठीक है, मंगल ग्रह पर शोध से संबंधित है। और इसके तहत होगा क्या कि ह्यूस्टन, यूएसए के ह्यूस्टन स्थित 1700 वर्ग फुट पे मंगल जैसे हैबिटेट में जो एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं उनको यहां पर रखा जाएगा और उनका प्रशिक्षण यहीं पर किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के बारे में चर्चा करें। अंतिम खबर है यहां पर, काहिरा मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक आयोजित ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 पदक हासिल किए, जिनमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल थे। भारत के गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन रहे, सम्राट राणा रहे। यहां पर देखा जाए पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में सम्राट राणा ने जीता। रविंद्र सिंह रहे यहां पर पुरुषों के 50 मीटर पिस्टल में, रविंद्र सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। और वहीं पर सम्राट राणा और वरुण श्रवण ने जो टीम इवेंट होता है 10 मीटर एयर पिस्टल का, उसमें संयुक्त रूप से जीता है। तो भारत को 3 गोल्ड यहां पर मिले हैं, 4 ब्रॉन्ज और 6 सिल्वर मिले हैं भारत को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था, काहिरा मिस्र में इसका आयोजन हुआ था, ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो पदक तालिका थी, पदक तालिका देख लेते हैं। चीन 21 मेडल, 12 गोल्ड जिसमें थे। वहीं पर दक्षिण कोरिया 14 मेडल जिसमें 7 गोल्ड थे। भारत ने 13 मेडल जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड था। भारत ने अपने सर्वोच्चतम प्रदर्शन में से एक देकर शूटिंग तथा वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। ठीक है, अब यहां चलते चलते मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है। ठीक है, गोवा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र भूषण सम्मान, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2025 का किसे प्रदान किया गया है, लालमणि मिश्रा को, गिरजा शंकर यादव को, श्याम बहादुर यादव को या राम सुतर वांजी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, अरविंद यशवंत पाटिल, अजय केसरी, कपिल प्रजापति, अंशु सोनी। ठीक है, तो ये 4 नाम है, इन चारों नामों में से कौन सा उत्तर सही है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अंतिम सवाल कौन सा है, अंतिम सवाल है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है यह प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, 28 नवंबर को मनाया जाता है या 29 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 सवाल हैं, इन 4 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।